नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन भाई। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर निवेशक के दिमाग में इस वक्त तो खास तौर पे घूम रहा होगा कि ये जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। क्या स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा? ठीक है, मार्केट क्रैश होने पर सबसे पहले लोगों के दिमाग में डर लगता है। किसी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई सोचता है कि अब मार्केट कभी रिकवर नहीं होगा, और कोई पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट बेच देता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि क्रैश के टाइम क्या करना चाहिए, और कुछ बड़े बड़े मिथ्स को भी हम बस्ट करेंगे जो लोगों को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों। लेकिन आपको वीडियो में पहले ही बता दूं, प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह खराब रहने वाला है। लेकिन अगर वर्डिंग्स को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को पूरा समझेंगे, सुनेंगे पूरा एंड तक, तो आपको पूरी चीजें आसानी से समझ आने वाली है। ठीक है, एंड अगेन याद दिला दूं, इस वीडियो में किसी भी तरह का मैं बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। ये सब चीजें जो हैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो वीडियो को चलो शुरुआत कर लेते हैं। एंड मार्केट क्रैश, देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है आजकल, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट गिर क्यों रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता मार्केट ही देख लेते हैं। सबसे पहले अगर एक साल की बात करें तो 4-4.5% की गिरावट है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई मार्केट में क्रैश हो रहा है। वही चीज अगर आप स्मॉल कैप में देखें तो 8-9% की ही गिरावट है, तो बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। ठीक है, 1% की मिड कैप इंडेक्स में है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। लेकिन डरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? टैरिफ्स। आपको पता ही है आईटी सेक्टर की किस तरह से धुनाई हुई जब H1B वीजा का जब से यूएस की तरफ से आया है, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना उन्होंने शुरू किए हैं। उसके बाद फार्मा पे 1 अक्टूबर से जितने भी टैरिफ्स आने वाले थे, तो उससे जो है ना पूरा का पूरा सेंटीमेंट जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और खराब हो चुका है। ठीक है, ऊपर से बहुत सारे आपको मीडिया चैनल्स पे ये देखने को मिल सकता है कि हाँ भाई इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, या इसका ये इम्पैक्ट नहीं होगा, वो इम्पैक्ट नहीं होगा। हमारा तो जब आईटी में भी उन्होंने H1B वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालना शुरू किया था, तब भी बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही थी कि शायद इंडियन कंपनीज को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस खबर के बाद से देखें तो आईटी सेक्टर में और भी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, और सेम चीज फार्मा सेक्टर के लिए भी बोली जा रही है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंडियन फार्मा सेक्टर को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये चीजें जो है ना, अभी टैरिफ लगाया है, उसके बाद धीरे धीरे वो और भी चीजें उसमें टाइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि टैरिफ जो है ये बिल्कुल भी इतनी आसान चीज नहीं है जैसा हमें लगता है कि इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या बहुत सारे फोरकास्ट भी आपने देखे होंगे कि जीडीपी पे ओनली 0.5% फर्क पड़ेगा या 0.25% पड़ेगा। तो मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर टैरिफ काफी लंबे समय तक रहे। अगर हाँ, ट्रेड डील अगर टाइम पे हो जाती है, जल्दी हो जाती है, तो हो सकता है ये सारी चीजें नेग्लिजिबल भी हो जाएं, और हमें अच्छे जो हमारी जीडीपी के कट्स आ रहे हैं वो शायद अपग्रेड भी हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है जियो पॉलिटिकल टेंशन लगातार कुछ ना कुछ चल ही रहा है आजकल तो वर्ल्ड में। कभी रशिया यूक्रेन तो इतना पुराना है, गाजा, कभी इसराइल, कभी इंडिया पाकिस्तान, तो कुछ ना कुछ लगातार चल रहा है। जियो पॉलिटिकल स्थितियां उससे खराब हो रही है। हाल ही में अभी बहुत सारी चीजें हो रही है, और खासकर मैंने ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि 2020 के बाद जियो पॉलिटिकल टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। ठीक है, उससे पहले भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन थोड़ा कम होती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही हो रही है। ठीक है, थर्ड फैक्टर आपको मैं बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डोमेस्टिक फैक्टर्स। आपको पता ही होगा कि लगातार जो है एफआईज यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम एफआईज का डेटा देखें, पिछले 2025 का भी अगर देखें, तो लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एफआईज का डेटा है, डीआईएस का डेटा है, यहाँ पे लगातार खरीद रहे हैं। देखिए एसआईपी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, लोग बोलते हैं ठीक है डीआईएस ने बहुत ज्यादा पैसा डाला है, बहुत ज्यादा पैसा डाला है, डीआईएस ही जो है स्टॉक मार्केट को रन कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपने पिछले 2-3 साल में सुनी हो तो कोई गजब की बात नहीं होगी, क्योंकि हर जगह पे यही चल रहा था कि डीआईएस पैसा डाल रहे हैं, इसी वजह से मार्केट भाग रहा है। लेकिन देखिए अब तो डीआईएस लगातार पैसा डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें
तो मार्केट लगातार गिर रहा है। अगर एक अगस्त में भी देखें तो एफआईज ने बेचा, उसका डबल डीआईज ने खरीदा। उसके बाद जुलाई में देखें 47,000 करोड़, उन्होंने 60,000 करोड़ का खरीदा। जून में देखिए यहाँ तो 5,000 रुपए की बाइंग एफआईज ने करी और डीआईज ने तो 72,000 करोड़ की बाइंग कर डाली। ठीक है, उसके बाद अगर चलिए ग्रीन वाले तो नंबर छोड़ ही दिए, अगर हम रेड वाले भी देखें तो फरवरी 2025 यहाँ पे देखिए बाइंग, तो लगातार डीआईज ने अगर बाइंग करी है वो भी इतनी ज्यादा, यहाँ पे तो देखिए 94,000, तब भी मार्केट अगर आप देखें तो निफ्टी फिफ्टी की हाल देख लीजिए कि इतनी ज्यादा बाइंग होने के बाद भी हमारा मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि एफआईएस जो है लगातार बेच रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि अगर 46,000 करोड़ की सेलिंग जो एफआईएस ने करी है एंड डीआईएस ने 94,000 करोड़ की बाइंग करी है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? यानी कि एफआईएस के साथ साथ और भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं जो माल बेच रहे हैं। डीआईएस सिर्फ एफआईएस से ही माल नहीं खरीदते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। एफआईएस जो है अपना माल प्रमोटर्स से भी खरीदते हैं और प्रमोटर्स की बिकवाली भी लगातार देखने को मिली है। हमने कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है, तो ये नंबर्स आपको यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो प्रमोटर्स की जो सेलिंग होती है वो भी अब्सॉर्ब करती है डीआईएस, इसीलिए मार्केट नहीं भाग रहा है मुझे लगता है, क्योंकि वो वाला डेटा तो आपको दिखेगा नहीं कहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो सारा का सारा क्लैरिफिकेशन वहीं पे मतलब अगर प्रमोटर्स की सेलिंग का डेटा भी यहाँ पर हो, क्यूआईपी वगैरह जो हम करते हैं, ऑफर फॉर सेल, तब जाके ये सारी चीजें अगर मैच होंगे ना, तो आई थिंक ये जो इधर वाला पलड़ा है वो ज्यादा भारी हो जाएगा। इसीलिए डीआईएस इतना खरीदने के बाद भी मार्केट भाग नहीं रहा। हाँ, बस एक चीज जरूर है कि अगर डीआईएस इतना भी नहीं खरीदते तो आई थिंक ये मार्केट शायद 20,000 19,000 पे भी हो सकता था। ठीक है, तो ये तो एक और रीजन है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अर्निंग्स ग्रोथ। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं इसको, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे अगर आप देखें ये इंडिया की अर्निंग ग्रोथ है 2020 से लेके 25 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 2020 में तो ऑब्वियस सी बात है कोविड थे, उसके बाद 21 में देखिए 10% की अर्निंग ग्रोथ थी। यानी कि हमारी जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड है वो 10% से अपनी अर्निंग्स को ग्रो कर रही थी। उसके बाद वो 12% पे आया, उसके बाद 23 में थोड़ा डाउन गया। ठीक है, उसके बाद 24 में फिर डबल डिजिट के ऊपर गया। ठीक है, और इस बार 2025 में देखिए 8-8.5% के आसपास ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनीज ही जब 8-8.5% से ग्रो कर सकती हैं, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा कैसे ग्रो करेगी, यानी कि आपका स्टॉक मार्केट जो है रिटर्न ज्यादा कैसे देगा। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि 12% तो बहुत इजी बात है, बहुत इजी बात है, लेकिन देखिए अगर ग्रोथ आपकी 8-8.5-7% के आसपास रहेगी तो 12% कैसे निकालेंगे? आप नहीं निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर पूरी की पूरी इंडिया की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 8-8.5% है, तो आपकी जो आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी में आपने लगाया और वो कंपनी हो सकता है आप लकी हो वो 12-15% या 20% से भी ग्रो कर रही है, ऐसा तो नहीं है। आप 15-20-25 कंपनीज में तो पैसा लगाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है 8-8.5% पे ही आके अटकेंगी। तो आपका पैसा 12-14 या 15% से नहीं बन सकता है। हाँ, कोविड के बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है काफी अंडर वैल्यूड हो गए थे एंड स्टॉक बहुत दमदार तरीके से वो भागना शुरू हुए। ठीक है, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई 20-25% के परसेंट के रिटर्न्स तो बहुत ही ज्यादा इजीली बन जाते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह से अर्निंग्स ग्रोथ रहती है उसी के आसपास के रिटर्न्स ही आपको एक्सपेक्टेड होने चाहिए। देखिए 8-8.5% में अगर आप 2-3% का इन्फ्लेशन लगाएं, उसके बाद थोड़ा बहुत डिविडेंड लगाएं, तो 11-12% के आसपास। तो आपको ये ध्यान रखना होगा आने वाले टाइम के हिसाब से, आने वाले 2-3 साल के हिसाब से आपको अपने रिटर्न्स को थोड़ा मॉडरेट करना होगा। मॉडरेट का मतलब जो आप पहले 20% सोचते थे, आप 20% मत सोच के 12 से 15, अगर आपको 15% से ऊपर के रिटर्न्स मिल रहे तो आपको ये सोचना चाहिए कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड मैंने थोड़ा सा निकाला, कोशिश करी निकालने की इंटरनेट के थ्रू, तो वहां से देखिए 2026 में ये डेटा 14% के भी ऊपर जा रहा है, ये ध्यान रखिए। देखिए आने वाली फोरकास्ट बताई जा रही है कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि 2025 के बाद ये पिकअप करेगा, 2026 में भी 2027 में भी। तो यहाँ पे आप अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन जरूर कर सकते। देखिए एक्सपर्ट्स ने, एनालिस्ट ने अभी ये अनुमान लगाया है, लेकिन अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल चीज होगी, जैसे
ट्रम्प के टैरिफ के बाद हो सकता है कि ये फोरकास्ट चेंज भी हो सकते हैं। देखिए अभी तो नहीं हुए हैं, लेकिन अगर यही जो टैरिफ है अगर बिल्कुल भी नहीं हटते हैं और हो सकता है और भी कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो हो सकता है ये फोरकास्ट भी जो आने वाले 2 साल के हैं कम हो सकते हैं। ठीक है, इस बात पे आपको ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो शुक्रिया, एंड लाइक करना जरूर ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, एंड याद रखिएगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल या होल्ड का, ये सब चीजें आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। उसके बाद एक नॉर्मल सा रीजन ये भी है कि डॉलर जो है रुपीस के अगेंस्ट लगातार स्ट्रांग होते हुए मिल रहा है, जिससे एफआईएस को और ज्यादा वहां पे मौका मिलता है कि इनको बेच के निकलना ही निकलना है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि डॉलर आज कमजोर होना शुरू हुआ है, पिछले 5 साल से देखें तो लगातार डॉलर जो है मजबूत होता है, लेकिन जिस शॉर्ट स्पैम में शॉर्ट टर्म में ही इतना ज्यादा ग्रो होने की वजह से जो है एफआई लगातार और भी बड़ी बड़ी बिकवाली देख रहे हैं, और ऊपर से उनको जब रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे, ऊपर से डॉलर भी कम मजबूत हो रहा है, और उनके घर में ही पैसा, अगर आप डॉ जोन्स या नैस्डैक देखेंगे यूएस का मार्केट वही लगातार बुल रन में बना हुआ है। तो जब अपने घर में ही उनका अच्छा खासा पैसा बन रहा है, तो वो बाहर जाके करेंसी रिस्क दूसरे देश का रिस्क में क्यों वहां पे अपना पैसा डालेंगे, क्योंकि उनके घर में ही इतना मोटा पैसा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैनिक सेलिंग। आप लोगों को पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए हाँ, अगर आपने कुछ गलतियां करी थी, कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो आपके बहुत ज्यादा लॉस में, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कि भाई ये कंपनी तो बहुत ही मैंने बेकार ले ली थी बहुत गलत टाइम, तो ऐसी कंपनियों से आप जरूर निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए वो कंपनियां जब मार्केट बुल रन में भी चला जाएगा ना, तब भी आपका पैसा रिकवर होने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए गिरावट एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे मौसम बदलता है वैसे ही मार्केट भी ऊपर नीचे होता है। अगर हर गिरावट के बाद मार्केट खत्म हो जाता तो आज सेंसेक्स 70-80 हजार के आसपास पर लेवल पर नहीं होता, ये बात तो सच्ची है। ठीक है, उसके बाद निफ्टी की भी अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख ही सकते हैं ऐसी गिरावटें कई बार आई हैं। यहाँ पे भी देखिए 2008 में 50-60-70%, उसके बाद 14-15 के आसपास भी अगर देखें 12-14% के आसपास मार्केट गिरा। ठीक है, उसके बाद 2021-20 में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 14-15% के आसपास मार्केट गिरा था 2021-22 में भी। ठीक है, तो उसके बाद कॉमन मिथ्स एंड रियलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट की बात करते हैं कि मिथ जो कि मैंने आपको बताया ये कभी कवर नहीं होते, वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है कि 2000 अगर कोविड के बाद भी देखें तो कोविड के बाद भी ये क्रैश बीच में आया था। इस क्रैश के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको दिख भी रहा होगा 14-15-16% के आसपास मार्केट जो है गिरा था। हर क्रैश के बाद मार्केट ने नए हाइज बनाए हैं, चाहे 2008 हो 2020 हो, ये आपको चार्ट पैटर्न में दिख ही रहा होगा। उसके बाद सिप बंद कर देना, देखिए ये तो सबसे मतलब बेकार चीज है कि आप ऐसे मौके पे सिप बंद करें। रियलिटी तो ये है गिरावट के टाइम पे एसआईपी करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि सेम पैसों में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे नहीं हूँ। ठीक है, सब शेयर्स बेच देना ही सेफ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको ना इस टाइम पे वॉच लिस्ट बनानी है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जब वो भाग रहे थे, जब वो कंपनियां भाग रही थी, तब आप उनको लेना चाहते थे, लेकिन आपका मौका मिस हो गया। लेकिन उनके नंबर स्ट्रांग है, उनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, टैरिफ का इंपैक्ट उन पे पड़ेगा लेकिन बहुत कम पड़ेगा। तो ऐसी कंपनीज की लिस्ट तो आपको खास तौर पे तैयार करके रखनी है इस टाइम पे। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे वॉच लिस्ट नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे। यही टाइम है जो कंपनी आपसे मिस हो गई थी बुल रन के टाइम पे, और वो आप कंपनी आपको पता है ए नंबर है, A1 ए क्लास है, तो उस कंपनीज में आपको अब पैसा डालना है। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी तो आपको हमेशा रखनी ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर में उठा के सारा पैसा डाल दिए, तो कभी गलती से भी आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि एक सेक्टर का एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कैपिटल मार्केट के स्टॉक जैसे हमारे ब्रोकर्स हो गए, एक्सचेंजेस हो गए, बीएससी, एनएससी, हमारी डिपॉजिटरीज हो गई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ऐसी कंपनीज को आप देख सकते हैं। क्योंकि ये इन कंपनियों का देखिए सबसे बड़ा फंडा क्या होता है,
इन कंपनियों का सबसे बड़ा फंडा होता है जब ये बुल रन में होता है मार्केट, तब ये कंपनियां भी लगातार तेजी में रहती हैं। और वहीं जब मार्केट जो है एकदम बैड फेस में चला जाता है तो इन कंपनियों की भी धुनाई एक टाइम पे होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाने वाला है इंडिया का। तो ऐसी कंपनीज ऐसे गिरावट वाले माहौल में अगर आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती हैं, तो मुझे ये लगता है अगर आपकी स्टडी मजबूत है, अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज की एक वॉच लिस्ट जरूर बना के रखें, ठीक है। एंड जब भी आपको मौका लगे कि हाँ भाई बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे ये मिल रही है, तब आप ऐसी कंपनी में जरूर जा सकते हैं। लेकिन अगेन याद दिला दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप बाय करें, सेल करें, होल्ड करें। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही ये सब चीजें करनी चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स पर नजर रखनी है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, स्टैगर्ड वे में करना है। स्टैगर्ड वे यानी कि एसआईपी मोड में ही आपको सारा पैसा लगाना है, ठीक है। तो हाईलाइटेड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखो। गिरावट को फियर की नजर से मत देखो, उसे अपॉर्चुनिटी की नजर से देखो। पैनिक सेलिंग और मिथ से बचिए और अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। ये दोनों चीजें अगर आप समझ गए तो क्रैश भी आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि फायदा देगा, ठीक है। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं हम। दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि मार्केट क्रैश क्यों होता है, कौन से मिथ्स को अवॉइड करना है और क्रैश के टाइम क्या सही स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्रैश के टाइम पर अपनी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इन्वेस्ट विद अमन पर, ऐसे ही फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए। ध्यान रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों बाय।